अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। डॉक्टर जवाद का शुमार माहिर डॉक्टर्स में होता था। हालांकि उसे डॉक्टर बने 3 साल ही गुजरे थे। वो अपने पेशे से बहुत मुखलिस था और निहायत ही लगन से मरीजों का मुआयना और इलाज करता था। उसका ताल्लुक एक गरीब खानदान से था, मगर फिर भी उसे पैसों की लालच और हवस न थी। इंसानियत की खिदमत और ख़ासकर गरीबों की मदद करना ही उसका मिशन था। गरीब और नादिर मरीज उसे फरिश्ता समझते थे, क्योंकि वो उन्हें अपनी तनख्वाह से अद्वियात खरीद कर दे देता जो सरकारी हस्पतालों में मौजूद ना होती। उन दिनों वो जिला के सरकारी अस्पताल में काम कर रहा था, जहां उसे हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर थी। उसकी रिहाइश भी अस्पताल के अंदर ही थी, इसलिए वो 24 घंटे मरीजों की खिदमत के लिए दस्तयाब होता। डॉक्टर शीरी उसकी क्लास फेलो थी और उसी अस्पताल में काम करती थी। उसका ताल्लुक एक अमीर कबीर खानदान से था। वो डॉक्टर जवाद को पसंद करती थी। जवाद भी उसे चाहता था और उसने शीरी के साथ शादी करने का भी वादा कर रखा था। मगर डॉक्टर शीरी अपने पेशे से इतनी मुखलिस ना थी और अपने काम की तरफ तवज्जो कम ही देती थी, जिसका शिकवा डॉक्टर जवाद उससे करता रहता था। उन्हीं दिनों सूबाई हुकूमत ने दूर दराज के पसमानदा देहातों में हस्पताल और डिस्पेंसरियां कायम की, मगर उनमें डॉक्टर्स की तादाद बहुत कम थी। कई डिस्पेंसरियां सिर्फ डिस्पेंसरी चला रहे थे। डॉक्टर हजरात उन हस्पतालों में जाने से गुरेज़ां थे, क्योंकि वहां जिंदगी गुजारने के लिए जदीद सहूलतें मुयस्सर न थीं। जिस डॉक्टर की तब्दीली किसी देहाती अस्पताल में की जाती, वो परेशान हो जाता और दौड़ धूप और सिफारिश करवाकर अपना ट्रांसफ़र मनसूख करवा लेता। सुबह के एक दूर अफ्तादा गांव में भी डिस्पेंसरी बनाई गई थी, मगर वहां कोई डॉक्टर न था और ना ही अद्वियात थी। डिस्पेंसर अपनी मर्जी का मालिक था और अपनी मर्जी से काम करता था, इसलिए गांव के लोगों को उस डिस्पेंसरी का कोई फायदा न था। डिस्पेंसरी 1 साल से बंद पड़ी थी। गांव का कोई फर्द बीमार हो जाता तो लवाहिकीन की जान पर बन जाती और कई मरीज बर वक्त इलाज ना होने की वजह से जिंदगी हार जाते। गांव के नंबरदार ने डिस्पेंसरी के लिए 6 कनाल जमीन अतिया की थी। उसको डिस्पेंसरी बंद होने का बहुत दुख था, तो उसने शहर जाकर अखबार में हुकूमत से अपील की कि डिस्पेंसरी खोली जाए और वहां एक डॉक्टर को भेजा जाए। डॉक्टर जवाद की नज़रों से वो अपील गुजरी तो उसने वहां जाने का पूरा इरादा कर लिया। वो गांव के लोगों की खिदमत करना चाहता था, लिहाजा उसने खुद को उस गांव में जाने के लिए पेश कर दिया। यूं डॉक्टर जवाद की तब्दीली उस गांव की डिस्पेंसरी में हो गई। डॉक्टर शीरी ने उसकी मुखालफत की और उसे अपने प्यार की कस्में देकर रोकना चाहा, मगर डॉक्टर जवाद ने उसकी एक ना सुनी और उस गांव की डिस्पेंसरी को रवाना हो गया। पुराना जमाना था, तांगे चलते थे। तांगा बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गांव में दाखिल हुआ। डॉक्टर जवाद को यह अंदाजा नहीं था कि 8 मील मुसलसल तांगे पर सफर करने से जिस्म की क्या हालत हो जाती है, लेकिन उसके जज्बों के सामने यह तकलीफ कुछ ना थी। नंबरदार की हवेली का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और चंद लड़कियां दरवाजे की ओट में खड़ी खुशी और दिलचस्पी से डॉक्टर जवाद को देख रही थी। अभी वो तांगे से उतर रहा था कि नंबरदार ने उसे हाथों हाथ लिया। खैर होवे जी, हम तो आपकी राह देख रहे थे। कोई तकलीफ तो नहीं हुई रास्ते में डॉक्टर जी? जी नहीं, डॉक्टर जवाद ने इनकसारी से जवाब दिया। तकलीफ कैसी? जब मंजिल का तयन कर लिया तो फिर तकलीफों से क्या डरना। नंबरदार बात की गहराई तक तो ना पहुंच सका, मगर मेहमान के चेहरे का खलूस देखकर सर हिलाने लगा। बिल्कुल जी, डरना कैसा, फिर हमारे होते हुए डर की क्या मजाल। डिस्पेंसरी की इमारत बहुत बड़ी थी। उसे मुकम्मल हुए 3 साल गुजर गए थे, मगर उसमें कोई डॉक्टर नहीं था। जो भी तशरीफ लाया गांव की मुश्किलात देखकर ज्यादा दिन तक न रुक सका। नंबरदार को बहुत शौक था कि डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर हो, और अब उनकी ख्वाहिश की तकमील हो गई थी। डॉक्टर जवाद गांव वालों का मसीहा बनकर आ गया। डॉक्टर जवाद यहां आकर बहुत ही मसरूर और मुतमईन था। डिस्पेंसरी से मुल्हिका उसकी रिहाइश थी। नंबरदार ने कदम कदम पर डॉक्टर जवाद का साथ दिया। अपने खर्च पर डिस्पेंसरी का रंगो रोगन करवा दिया। नेक दिल और मर्दाना वजहात के मालिक डॉक्टर जवाद को चारपाई से लेकर बर्तनों तक हर सहूलत पहुंचाई गई। डॉक्टर जवाद अपनी खुददारी के पेश नज़र
किसी किस्म की मदद लेना पसंद नहीं करता था, मगर नंबरदार का खलूस देखकर खामोश हो जाता। एक हफ्ता गुजर गया तो डिस्पेंसरी की असल हालत बहाल हो गई। अद्वियात का स्टॉक आ गया। डिस्पेंसर, दाई, चपड़ासी, चौकीदार और जमादार अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो गए और अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीं। दिन ब दिन मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। इर्द गिर्द के देहातों से भी मरीज इलाज के लिए आने लगे। डॉक्टर जवाद हर मरीज को तवज्जो से चेक करता और डिस्पेंसरी से उनको अद्वियात भी फराहम की जाती। डॉक्टर जवाद के दोस्ताना रवैये से लोगों की नज़र में उसकी इज्जत बढ़ गई। डॉक्टर जवाद अपने काम और जिंदगी दोनों से बेहद मुतमईन और खुश था। सब कुछ उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा था। पहले 2 महीने तो वो बेहद मसरूफ रहा। उसने डिस्पेंसरी की ज़रूरत की हर चीज़ जिले हेडक्वार्टर से मंगवा कर ही दम लिया। अब डिस्पेंसरी में हर बीमारी का इलाज होता था। अब उसे ज़रा फुर्सत मुयस्सर आई तो उसे माँ और बहन के शफीक चेहरे नजर आए। फिर डॉक्टर शीनी अपनी पूरी सबात के साथ याद आई। उन्होंने ज़िंदगी का सफ़र इकट्ठे गुजारने का फ़ैसला किया था। अब उस फैसले की याद दहानी वो चश्मे तस्वुर में आकर कराने लगी। डॉक्टर जवाद भी चाहता था कि अब माँ और शीरी को भी यहाँ ले आए। बहरहाल अभी इसका वक्त नहीं था। उसने शीरी को खत लिखकर तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। एक रोज़ नंबरदार ने डॉक्टर जवाद से कहा, आप खाना खुद न पकाया करें डॉक्टर साहब, आइंदा आपका खाना मेरे घर से आया करेगा। अरे ये कैसे हो सकता है कि गांव वालों का सबसे बड़ा मोहसिन हांडी चूल्हे के बखेड़े में वक्त बर्बाद करे। अगली सुबह ही दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर जवाद ने दरवाज़ा खोला तो सांवले रंग की एक दराज कद लड़की हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ी थी। डॉक्टर का सामना करते हुए दोशीज़ा के हाथ हल्के हल्के लरजने लगे। ये लर्जिश बड़ी खतरनाक थी। फिर तो ये रोज़ का मामूल बन गया। सुबह होते ही नाश्ता पहुंच जाता, दोपहर का खाना डिस्पेंसरी बंद होते ही मिल जाता और इशा की नमाज के साथ ही वो लड़की ट्रे लिए मौजूद होती। 1-2 बार बातों बातों में डॉक्टर ने नंबरदार से कहा भी, नंबरदार साहब आपके घर वालों को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता, मगर नंबरदार इस मौजू पर कोई बात सुनना गवारा ही नहीं करता था। वो अजीब पुरखलूस लहजे में बोलता, आप हमारे मोहसिन हैं डॉक्टर साहब, और हमें आपकी खिदमत करके बहुत खुशी होती है। और डॉक्टर जवाद खलूस के इस वार से घायल हो जाता। इस तरह खलूस से घायल होते होते 1 बरस बीत गया। इस दौरान वो एक बार अपनी माँ और डॉक्टर शीरी से मिलने घर गया। जब वो वापस आया तो डॉक्टर शीरी की बहुत सी यादें भी अपने साथ लाया। डॉक्टर शीरी से जुदा होते हुए उसे बहुत तकलीफ हुई। शीरी का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। उसके शगुफ्ता चेहरे पर मलाल के साए से लहराने लगे थे। जवाद का दिल भी बस में नहीं रहा था। उसने किसी न किसी तौर पर दिल को समझाया और वापस लौट आया। उसने डॉक्टर शीरी से शादी का फैसला कर रखा था। उसकी वालदा को भी शीरी बहुत पसंद थी। 6 महीने बाद फिर डॉक्टर जवाद माँ से मिलने शहर गया था और डॉक्टर शीरी से भी मिला था। जब वो 3 दिन की छुट्टी गुजार कर वापस गांव आया तो उसे अपनी रिहाइशगाह की हर चीज़ सलीके से सजी हुई और निखरी निखरी सी लग रही थी, जैसे खूब बारिश बरसने के बाद हर शय पर निखार सा आ जाता है। शाम को वो मस्जिद से घर लौटा तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये बड़ी अजीब बात थी। लेकिन जब वो घर में दाखिल हुआ तो एक हैरत ने उसका इस्तकबाल किया। कमरे में नंबरदार की बड़ी बेटी बड़े इत्मीनान से बैठी थी। वही दोशीज़ा जो हर बार डॉक्टर साहब का खाना लेकर आया करती थी। डॉक्टर जवाद हैरान और ज़्यादा परेशान हो गया, मगर वो लड़की बगैर किसी शर्म और झिझक के आगे बढ़ी और अपने दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने आ खड़ी हुई। मैं आपके कदमों की गुलाम हूँ डॉक्टर साहब, अब मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहा। दोशीज़ा ने लरजते हुए कहा, अगर आपने मुझे धुतकार दिया तो मैं कुएं में छलांग लगाकर मर जाऊंगी। ये अचानक गोया बम का धमाका था जिससे डॉक्टर जवाद के होश गुम हो गए। देहाती माशरे में ऐसी हरकत कत्लो गारत का सबब बन जाया करती है। डॉक्टर जवाद को इसका बखूबी इल्म था। रफ्ता रफ्ता उसने अपने हवास पर काबू पाया तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आप यहां से फौरन तशरीफ ले जाएं मोहतरमा, और आइंदा ऐसी हरकत कभी ना करना। कैसी हरकत? लड़की अचानक बोली। लड़की की अचानक जोन बदल गई। अब वो तन कर पूरे कद से उसके सामने खड़ी हो गई थी। डॉक्टर साहब, मेरा नाम नाजो है और होता वही है जो मैं चाहती हूँ। कौन है जो आपको मुझसे जुदा कर सकेगा? अगर मैं खुद भी चाहूँ तो ऐसा मुमकिन नहीं। मैं 1 साल सोचती रही हूँ
और अब मैंने खूब सोच समझ कर ये कदम उठाया है। डॉक्टर जवाद बेचारे का तो सर घूमने लगा। वो शरीफुल नफ्स इंसान कभी ऐसी वाहियात सूरत हाल से दो चार नहीं हुआ था कि एक लड़की दबंग लहजे में उससे इज़हारे इश्क फरमा रही थी। उसने कमरे से निकल जाने का फैसला कर लिया, मगर इससे पहले कि वो वहां से हटता, सहन में कदमों की आहट गूंजी और नंबरदार का बेटा कमरे में दाखिल हुआ। अपनी हमशीरा को एक गैर मर्द के साथ देखकर, और वो भी तन्हाई में देखकर, उसकी गैरत करवट लेकर बेदार हो गई। डॉक्टर साहब, ये क्या है? उसने गुस्सीले लहजे में पूछा। हम तो आपकी शराफत की कस्में खाते थे, मगर आप। इतना कहकर उसने अपनी बहन नाजो को बाजू से पकड़ा और गुस्से से डॉक्टर की तरफ देखता हुआ उसे खींचता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। डॉक्टर जवाद अपना सर पकड़कर बैठ गया। अगले रोज डॉक्टर जवाद के कमरे में नंबरदार समेत गांव के मोअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए थे। हर चेहरा अजनबी था और हर एक की आंखों से शोले निकल रहे थे। डॉक्टर जवाद बेकसूर होते हुए भी नदामत में भीगा जा रहा था। आखिर नंबरदार ने खुद ही बात का आगाज किया और बोला, डॉक्टर साहब, जो होना था वो हो चुका। हमारी रसवाई अभी तक इसी गांव से बाहर नहीं फैली। आप शरीफ आदमी हैं तो हम भी कोई बेगैरत नहीं। अब हम सब ने मुत्तफिका फैसला कर लिया है कि इस मसले के दो हल हैं। या तो आप हमेशा के लिए गांव छोड़कर किसी ऐसी जगह तशरीफ ले जाएं जो हमारी पहुंच से दूर हो, या आप नाजो से शादी कर लें और इस दुश्मनी को नस्लों तक फैलने से रोक लें। सोचने के लिए आपके पास सिर्फ आज की रात है। वो रात बेहद स्याह रात थी, खामोश इतनी गहरी कि सन्नाटे की चीख से डॉक्टर जवाद के कान फटे जा रहे थे। 4 दिन पहले वो कितना खुश था। शीरी ने आते हुए एक तवील खत लिख कर दिया था। खत क्या लिखा था, बल्कि उसने अपना दिल निकाल कर उस कागज में रख दिया था। डॉक्टर जवाद ने लालटेन की रोशनी में बार बार वो खत पढ़ा और बार बार उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने जब फैसला करना चाहा तो कागज पर शीरी की पागल कर देने वाली आंखें उभर आईं। फिर यूं लगा जैसे उन आंखों के दरीचों से महबूबा दिल नवाज की जान रिस रिस कर खारिज हो रही है। अगर मैंने शीरी से बेवफाई की तो वो मर जाएगी और शायद मैं भी जिंदा ना रहूं, डॉक्टर जवाद ने ज़ेरे लब कहा। फिर एक अजीब बात हुई। गरीब, नादार और बेकस मरीजों की आवाज़ें उसके कानों में गूंजने लगीं। अल्लाह तनु हयाती दवे बेटा जैसी आवाज़ें दुआएं बनकर उसके कानों में रस खोलने लगी। ये आवाज़ें डिस्पेंसरी की तरफ से आ रही थीं। रात के सन्नाटे में मरीज यहाँ आ गए हैं। डॉक्टर जवाद लपक कर बाहर निकला, मगर डिस्पेंसरी तो खाली पड़ी थी। सहन में रात की स्याही कुछ ज्यादा ही गहरी दिखाई दे रही थी। मैं कहीं पागल तो नहीं हो रहा, उसने खुद कलामी की। फिर कमरे में आकर उसने शीरी का खत एक बार फिर पढ़ने की कोशिश की, मगर हैरानकुन बात यह हुई कि अब कागज पर डॉक्टर शीरी के बजाय मरीजों के मुरझाए हुए चेहरे रक्स करने लगे थे। हर मरीज की आंख में एक सवाल था। जवाद ने आंखें बंद कर लीं, मगर वो सवाली आंखें बदस्तूर उसे घूरती रहीं। डॉक्टर साहब, अगर आप नहीं होंगे तो हमारा इलाज यहाँ कौन करेगा? सबकी आंखें सवाल पूछ रही थी। डॉक्टर जवाद ने आगे बढ़कर नंबरदार के घर की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल दी और शीरी का खत पुर्जे पुर्जे करके खिड़की से बाहर फेंक दिया।